जो सीन आप लोगों ने बांग्लादेश में देखा था, जहाँ पे संसद पे कब्जा कर लिया था वहाँ की यूथ ने, और उसके बाद में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है नेपाल के साथ में। नेपाल में भी 12,000 की आबादी ने संसद पे कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। वो तो सरकार सफल हो गई है कि उनको दूर रखने में, नहीं तो संसद पे कब्जा कर लेते, उसके बाद तो डेमोक्रेसी की तो हो ही जाती जो छुट्टी होती है ना। हुआ क्या, 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन लगा दिया। कुल मिलाकर के 26 सोशल मीडिया अकाउंट थे, जिनमें से यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी शामिल थे। जैसे ही इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया नेपाल सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री के पी ओली शर्मा है, जैसे ही ओली ने ये डिसीजन लिया, जनता सड़कों पे आ गई, हज़ारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करने लगे इनको बैन हटवाने के लिए। और वो प्रोटेस्ट थोड़े ही समय में आगजनी और हड़तालें और साथ ही साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, तोड़ फोड़ में बदल गया। और ये देखते देखते नेपाल के 7 शहरों में ये प्रोटेस्ट फैल गया। इतना भयानक हो गया कि वहाँ की सरकार को ये आदेश जारी करना पड़ा कि जो भी आगजनी कर रहे हैं, जो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको देखते ही गोली मार दो। शूट एट साइट के ऑर्डर सीधे दे दिए गए हैं। ये मामला क्या है, इसको डिटेल में जानिए, समझिए इस बात की। इसके पीछे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। देखिए, नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन लगाया, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये भी बड़े बड़े अकाउंट शामिल हैं। इसके पीछे का कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप ऐसा करिए कि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जो इनका संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो नियम हैं उसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट थे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी सरकार को कि आप इनको जल्दी से जल्दी कराइए, 7 दिन का उनको समय दिया। सरकार ने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उन लोगों से कह दिया कि आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, 7 दिन की अवधि थी, और उन लोगों ने नहीं कराया। और ये 7वां दिन 2 सितंबर को अवधि समाप्त हो गई। और जैसे ही समाप्त हुई तो उन्होंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे 3 सितंबर को ही बैन लगा दिया, सबकी छुट्टी कर दी, ठीक है ना। अब कंपनियों ने क्यों नहीं कराया रजिस्ट्रेशन? कंपनियों ने जो रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब भी रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं कि वहाँ पे आपको एक रीजनल तौर पे एक ऑफिस खोलना होगा, वहाँ पे कुछ अधिकारी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो बैठाने होंगे, अधिकारी मतलब कर्मचारी बैठाने होंगे ये सारे, ठीक है। समय समय पे जैसे कोई गलत कंटेंट डाल रहे हैं उनको हटाना है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सरकार को भी कुछ डेटा देना होता है। तो कंपनियों ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत जैसे देशों में तो कंपनियां ये कर रही हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि भारत का बेस बहुत बड़ा है, यूजर्स का बेस बहुत बड़ा है ना। इंडिया में तो लोग पढ़े करते हैं, रील ही देखते रहते हैं, यही करते रहते हैं, है ना। तो बेस बड़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे बेस छोटा है। अब इन्होंने सोचा कि अगर वहाँ हमने ऑफिस खोल दिया, ये सब कर लिया, तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, और जब वहाँ की हम मांग मान लेंगे तो और जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं वहाँ भी ये डिमांड उठेगी, हमें वहाँ भी मानना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर उस रजिस्ट्रेशन में शामिल होने से मना कर दिया, शामिल नहीं हुई, और सरकार ने लगा दिया बैन। जब खूब प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है, तोड़ फोड़ होने लगी, और जो नेपाल के 7 शहर हैं जिनका नाम बताता हूँ, एक है बुटवल, एक है पोखरा, जैसे पर्यटन राजधानी भी बनाया गया था पोखरा, एक है बहरवा, काठमांडू तो राजधानी है, एक वीरगंज है, इटहरी है और दमक। ये 7 शहर पूरे तरीके से आग में झुलस रहे हैं, ठीक है ना। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। अब तक 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को कितना डैमेज किया गया उसके आंकड़े भी सामने नहीं आए। जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, इसको संभाल नहीं पा रही थी सरकार, तो सरकार ने एक दांव पेच खेला, और सरकारें अक्सर ये काम करती हैं। उनके जो गृह मंत्री थे रमेश लेखक, तो गृह मंत्री रमेश लेखक से उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, जिससे कि शायद कुछ बात बनी। लेकिन बात नहीं बन रही, अभी भी नहीं बन रही, प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो के.पी. ओली से पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से कि क्या आप ये बैन हटाओगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी मैं बैन हटाने वाला नहीं हूँ। जब तक ये कंपनियाँ हमारे इसमें नॉर्म्स को नहीं मानेंगी, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी, तब तक नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं करती हैं तो इससे ये फेक आईडी बनती है, हेट स्पीच फैलाई जाती है ना, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है, गलत कंटेंट आता है तो उसको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि देखो, सरकार ने जो किया उनको लगा कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको कंट्रोल करना आज
एक देश की बात नहीं रहेगी, एक देश नहीं कंट्रोल कर सकता यूट्यूब जैसी चीज़ों को, है ना। तो वो तो दुनिया भर के देशों को एक साथ काम करना होगा मिलकर। और उनका डिसीजन कुछ मामले में ठीक है, कुछ मामले में गलत भी है, ठीक है। लेकिन सबसे गलत बात ये है कि कुछ भी हो जाए, आप अपनी संसद पे कब्जा क्यों कर रहे हो? आपने संसद में चले गए, आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दोगे। जो नेता लोग हैं, जो प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा, उनका कुछ नहीं होगा। वो अपना निजी जेट निकालेंगे, उस पर सवार होंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी चलाएंगे और चले जाएंगे। ऐसे ही वहाँ के जो और लीडर होंगे वो चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी मौज से जिएंगे जैसे जी रहे हैं, बढ़िया से। लेकिन आप लोग हज़ारों हज़ारों तो नहीं, आप लोग सैकड़ों साल के लिए पीछे चले जाओगे। तो कोई भी ऐसा लोग देख रहा है तो इस चीज़ को देखो, कुछ भी हो जाए ऐसे कदम मत उठाइए कि आप सीधे संसद पे ही कब्जा करना जा रहे हो ना। प्रोटेस्ट करिए, अधिकारों की मांग करिए और खूब अच्छे से करिए। तो ये तो चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बनता है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताना। और जो भी है देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट किया जाएगा समय रहते होते। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है।